बताओ, एमओए के क्लॉजेस समझ आए थे, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। आर्टिकल में बोला था मैं, एक बार कंटेंट देख लेना कि जब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो किस किस चीज को लेकर होते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा? सर देख ली। सर देखा, देख लिए सर। देखिए सर। हाँ सर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए कौन सा टेबल अप्लाई होता है? ए। टेबल ए। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो ध्यान रखना इस बात का। आपको मैंने मेमोरेंडम के बारे में बता दिया, ये कंपनी की बॉडी होती है जो आउटसाइडर से रिलेशन बनाने के काम आती है, जिसमें क्लॉजेस होते हैं। मैंने आपको आर्टिकल बताया, ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कंपनी को इंटरनली गवर्न करते हैं। आपको ये बात समझ आई थी कि नहीं आई थी? हाँ सर। हाँ सर। आ गई थी। अब आगे का जो प्रोविजन बोल रहा हूं सुनो, ये एग्जाम में कई बार आता है ये प्रोविजन। आप हमेशा याद रखना, जब एक कंपैरिजन किया जाएगा दोनों डॉक्यूमेंट में, किसमें मेमोरेंडम में एंड आर्टिकल में, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मेमोरेंडम एक सुपीरियर और आर्टिकल एक सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां मेमोरेंडम में लिखा पॉइंट और आर्टिकल में लिखा पॉइंट एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर रहा होगा, तो जो मेमोरेंडम में लिखा है उस बात को माना जाएगा। जैसे एग्जांपल भी मैं साइड में लिख दे रहा हूं आपके लिए। एमओए में ये लिखा हुआ है कि कंपनी का नाम है आकाश ईटीसी लिमिटेड, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है आकाश ईटीसी लिमिटेड। तो एक कंट्राडिक्शन है। बताओ क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सर डबल ए तो एमओए का रिवील होगा क्योंकि वो सुपीरियर है। डबल ए आकाश, सिंगल ए आकाश? डबल ए वाला। अगर कभी कंट्राडिक्शन हो तो मेमोरेंडम शैल प्रिवेल। जो बात मेमोरेंडम में लिखी गई है उस बात को आप मानोगे। एक एक लाइन पढ़ के दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से फोकस करिएगा। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी आर सबऑर्डिनेट टू एंड सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक्ट। एनी क्लॉज इन द आर्टिकल गोइंग बियॉन्ड द मेमोरेंडम विल बी अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड अथॉरिटी माना जाएगा। But the articles are on the internal regulation over which the member of the company have full control and may alter them according to what they think. Only care has to be taken to see that regulation provided for in article do not exceed the power of the company as laid down by its memorandum. आर्टिकल तो रूल है ना यार, कभी भी बदल सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी बदलाव ऐसा ना हो जो मेमोरेंडम को एक्सीड कर जाए। बात बताओ समझ आई कि नहीं? हाँ सर। अच्छे से आई कि नहीं? अगर आप कभी ऐसी गलती कर दिए, आर्टिकल में कोई चेंज लाए जो मेमोरेंडम के या कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, तो वो वाइड कहलाएगा और उसको चाह के भी रेटिफाई नहीं करवा पाओगे, मतलब कंफर्म नहीं करवा सकते। ईमानदारी से बोलो समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छे से। कोई दिक्कत इस प्रोविजन में? नहीं सर। अगला प्रोविजन एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन होता है। एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन बोलता है कि जब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं तो उसमें कई बार हम एक ऐसा रूल डाल सकते हैं जहां पर यह माना जाता है कि अगर कंपनी को कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो या कंपनी को कोई फैसला लेना हो तो 100% मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होगी, और यदि किसी एक मेंबर ने भी मना कर दिया तो डिसीजन पास तो चेंज नहीं होगी। तो जिन मामलों पे आप ऐसा नियम बना देते हो कि 100% कंसेंट चाहिए होती है, उन्हें एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। होता क्या है, कोई भी रिजोल्यूशन पास होता है तो आप जानते हो कि वो मेजोरिटी से होता है। मेजोरिटी। अब अगर वो सिंपल मेजोरिटी है तो उसको ऑर्डिनरी बोलते हैं। सही बात है गलत बात है? हाँ। हाँ सर। स्पेशल है 3/4 है तो क्या बोलेंगे? 3/4 स्पेशल रिजोल्यूशन। और कई बार क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन में भी कुछ लोग छूट जाते हैं जो या तो वोट नहीं कर पाते हैं या जो ना बोल रहे हैं।
तो कुछ फैसलों के जैसे एंट्रेंचमेंट का रूल रखा जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर फैसला देना होगा तो 100% सभी लोगों की कंसेंट चाहिए होगी, तभी फैसला हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। आप बताओ, आपको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। अच्छे से आ गया? मन और जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर। ठीक, बात को ध्यान रखना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ डॉक्ट्राइन्स के बारे में पढ़ना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब होता है प्रिंसिपल्स या रूल्स। रूल्स और प्रिंसिपल्स को डॉक्ट्राइन बोला जाता है। तो आपको टोटल 4 डॉक्ट्राइन में पढ़ा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। सबसे पहला डॉक्ट्राइन है अल्ट्रा वायर्स का। यहाँ पे अल्ट्रा मतलब होता है बियॉन्ड और वायर्स मतलब होता है अथॉरिटी। नॉर्मली जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्रिएट करते हैं तो उसमें क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्या करता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, बताओ? पर्पस बताता है कंपनी कंपनी का के फॉर्म किया है। ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है कि कंपनी क्या कर सकती है। अब यहाँ पर जो चीज मेंशन्ड है आप केवल वही वर्क कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपने कोई अदर वर्क किया जो मेमोरेंडम में मेंशन्ड नहीं है, किसमें मेंशन्ड नहीं है? मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम में मेंशन्ड नहीं है तो ये कंपनी की अथॉरिटी में आता ही नहीं है। तो ऐसे वर्क्स को अल्ट्रा वायर्स बोला जाता है। जैसे कंपनी का नाम अगर है नंदनी मैथ्स लिमिटेड, तो इसको क्या पढ़ाना है? मैथ्स। अब नंदनी शुरू कर देती है, नंदनी मैथ्स लिमिटेड के नाम से ही ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, तो अलाउ किया जाएगा क्या? नहीं नहीं, नहीं किया जाएगा। बियॉन्ड द ऑथोरिटी पॉइंट है, बताओ उसका पर्पस भी नहीं है वो। क्या कि नहीं, समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? आगे हाँ सर। आगे सर तो ये वैलिड होगा कि वॉइड होगा? वॉइड होगा। वॉइड अच्छे से क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर नीचे इस पे केस रेफरेंस है, केस को आप पढ़ेंगे। केस का नाम है एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची का केस। यहाँ पर क्या था, जो कंपनी थी एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, इसके एमओए में ये लिखा हुआ था कि इनका जो मेन काम होगा वो ये होगा कि ये रेलवे इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे। क्या सप्लाई करेंगे? रेलवे। अब इस कंपनी ने रिची नाम की एक फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स थी। क्या थी? रेलवे। अब ये कंपनी सिर्फ माल सप्लाई कर सकती थी, पर इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप काम करो, हम आपको पैसे फाइनेंस करेंगे। क्या ये चीज अलाउ की जानी चाहिए? नहीं नहीं सर। सर क्यों नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि उसके क्योंकि वो उसके मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट के नहीं। बियॉन्ड है तो यहाँ पर माना गया कि ये जो रिची और ऐश्वरी रेलवे कैरियज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है ये वॉइड है, क्योंकि भाई ऐशबरी का जो काम था वो मटेरियल सप्लाई करने का था और ये भाई साहब क्या करने की कोशिश कर रहे थे? फाइनेंस। तो आप कैसे कर सकते हो? मेरी बात समझ आई कि नहीं आई ये बता दो। यस सर आ गई। हाँ सर अब इसके जरा इफेक्ट पे आना। एक ही केस ऐशबरी का याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट केस वही है। ठीक है, क्लियर है अभी तक बात? हाँ सर। लोन और बोरोइंग आपको मैं पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पूरा बताया हुआ है कि अगर आप अपने पेड अप कैपिटल या रिजर्व से ज्यादा जाके लोन ले लेते हैं तो अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग है। आपको ध्यान है कि नहीं? यस सर। हाँ सर दोबारा अब नहीं बताऊंगा, ये चीज आपको आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। आनी चाहिए। आप आओ इम्प्लाइड पावर्स पे। किस पर आओ? इम्प्लाइड पावर्स। इम्प्लाइड पावर्स उन पावर्स को बोलते हैं जो कंपनी को इनबिल्ट मिलती है और जिसके लिए उसको किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंपनी चला रहा हूं और मैं गुड्स की परचेज सेल करता हूं या एजेंट रखता हूं, तो क्या मुझे इसके लिए किसी से भी पूछने की जरूरत है? नहीं सर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्या माना जाएगा? कंपनी की इम्प्लाइड पावर। आप ये याद रखना, एवरी वर्क, ऐसे याद रखो इसको, एवरी वर्क डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या? इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस फॉर बेनिफिट ऑफ कंपनी। किसके बेनिफिट के लिए? कंपनी के बेनिफिट के लिए। बेनिफिट के लिए। इज implied power and not ultra wires.
बताइए, कोई तकलीफ है कि बात समझ आ गई? ये बताओ। आगे सर। आ गई। कुछ ऐसी पावर्स होती है जिनको इम्प्लाइड नहीं माना जा सकता। इम्प्लाइड नहीं मानने का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब तक ऑब्जेक्ट क्लॉज में खासकर ना दिखाओ आप ये सारे काम नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख के समझ के करना। जैसे आपको एक दूसरे बिजनेस को एक्वायर करना है, क्या करना है? दूसरे बिजनेस को एक्वायर करना है। मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में बात लिखी होनी चाहिए। आपको दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एंटर करना है, जॉइंट वेंचर करना है। आपको किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करने, क्या करने हैं? शेयर परचेज करना। ऐसी कंपनी के जिसका ऑब्जेक्ट आपके जैसा है, मतलब वो वही काम करती है जो आप भी करते हो। आपको किसी दूसरी कंपनी को फाइनेंशियली हेल्प करनी है, कैसे हेल्प करनी है? फाइनेंशियली। आपको कंपनी की कोई अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी बेचनी है। आपको पॉलिटिकल पर्पस में पैसा लगाना है, किसमें पैसा लगाना है? पॉलिटिकल पर्पस। को डोनेशन या चैरिटी करना है, या कोई लोन लेगा और आप गारंटर बनना चाहते हो, तो ये सारी चीजें मेमोरेंडम में लिखी होनी चाहिए, इम्प्लाइड नहीं है। शांत मन से पढ़ लो किन किन चीजों के लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए। ठीक है, हर वो काम जो कंपनी के बेनिफिट के लिए किया जाए वो तो इम्प्लाइड पावर है। कुछ चीजें इम्प्लाइड नहीं है। इम्प्लाइड नहीं मतलब जिसके लिए कंसेंट देना जरूरी होगा। शांत मन से पढ़ लीजिए और बताइए इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है आपको। ये सारी पावर आप तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक ऑब्जेक्ट क्लॉज में स्पेशली मेंशन ना हो। बढ़ दो, और एग्जाम में आ गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप इसको अच्छे से पढ़ दो, कोई तकलीफ हो तो बताओ। सर क्लियर है। बाकी लोग को हाँ सर क्लियर है। नीचे अब अगर आपने अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन कर दिया तो इसका इफेक्ट क्या होना है? अगर कोई कंपनी अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन करती है तो पहली बात यह याद रखो, ये ट्रांजैक्शन वॉइड एब इनिशियो है। क्या है? वॉइड एब इनिशियो। कंपनी ट्रांजैक्शन से बाउंड नहीं है, मतलब आप कंपनी के ऊपर तो केस कर नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? कंपनी के केस ऊपर नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर कोई कंपनी अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसके मेंबर्स इंजंक्शन ला सकते हैं कि कंपनी इस काम को नहीं करेगी। बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। तीसरी बात, जिन डायरेक्टरों ने ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम से करवाया उनकी पर्सनल लायबिलिटी मानी जाएगी, मतलब फ्रॉम द पॉकेट उनको पैसा भरना होगा, क्योंकि कंपनी तो देने से रही। यस सर। बोलो कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? तीन इफेक्ट समझ आए कि नहीं है? हाँ गए। कोई डाउट? अगर नहीं आप सर। कंपनी के पैसे से, ठीक है, जो अल्ट्रा वायर तरीके से आया है, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है तो ये बात याद रखना, वो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ही रहेगी। कंपनी के नाम पे होगी। रहेगी कंपनी के नाम पे। कंपनी का पैसा रिप्रेजेंट कर रही है। अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग अगर आपने करी है तो डेटर और क्रेडिटर रिलेशनशिप कवर नहीं होता, क्रिएट नहीं होता। भूलोगे तो नहीं इस बात को? नहीं सर। आपको मेरी बात समझ में अच्छे से क्लैरिटी है कि नहीं? आया ना? हाँ सर क्लियर है। पहला रूल खत्म हो गया, आपने पढ़ लिया अल्ट्रा वायर्स। नंदनी, तुमको समझ आया कि नहीं? हाँ सर। तुम पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये चीज। हाँ सर क्लियर है। श्रुति, तुम्हारा क्या हाल है? सर समझ आ रहा है। अरे वो तो आना तो पहले ही समझ आ गया होगा, अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तनीषा, वेदिका, क्या स्टेटस है आप लोग की पढ़ाई का? हाँ सर। पढ़ाई का क्या स्टेटस है? चल मोटिवेशन रही है सर। चल रही है कि दौड़ रही है? अरे दौड़ाओ सर भाई। तनिषा की दौड़ रही है। हाँ। चलो यस सर। करो, नंबर अच्छे चाहिए तुम लोग के, ठीक है? हाँ हाँ सर। चलो भुवन, ये है भी, ये मोबाइल चालू करके सीधा जाता है। ऋषिता, क्या हाल है? क्या हाल है? हो रही है सर पढ़ाई। आपके ग्रुप 2 2 दिन में चालू करते हैं अपन, ठीक है, वापस से। यस सर। चलो, एक रूल अल्ट्रा वायर्स, तुम आओ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के रूल पे। कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब होता है अज्यूम्ड। क्या होता है? अज्यूम्ड। अज्यूम्ड। नोटिस मतलब नॉलेज। दुनिया में कहीं भी जब तुम बिजनेस करने जाओगे तुमसे फॉर्म भरवाया जाता है। जब तुम किसी फॉर्म में साइन कर देते हो तो वहां की जो टर्म एंड कंडीशन होती है तुम पर अप्लाई हो जाती है, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। तो अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो सामने वाले के ऊपर तुम जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ?
अभी जैसे यस सर। एक शादी है घर में, हमने क्या किया, एक मैरिज हॉल बुक कराया, सामने वाले को पेमेंट कर दी, पैसा दे दिया सामने वाले को, गुड, सामने वाले को पैसा दे दिया, उसने पर्ची बना के दे दिए, हमने भी पर्ची पे साइन कर दी, उसने भी कर दी। अब टी&सी उसने बोला भैया पढ़ लो, हमने नहीं पढ़ा। अब कल को कोविड की सिचुएशन आ गई, हम उससे पैसा रिफंड मांगने गए, तो अब टी&सी में लिखा है कि पैसा रिफंड नहीं होगा। अब आप बताओ हम पैसा मांग पाएंगे कि नहीं मांग पाएंगे? नहीं, नहीं गलती सर, हमारी है, क्योंकि सर हमने एग्री किया था हम टर्म्स एंड कंडीशन पे। वो चीज को हमने पढ़ा ही नहीं तो अगर और कोर्ट सामने वाले ने अज्यूम किया था। जब हमने आपको रिसिप्ट दी थी तो हमने अज्यूम कर दिया आपको सारी कि कंडीशंस, आपको नॉलेज होगी, आप हमको जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का रूल ये बोलता है कि यदि एक कंपनी है, अगर कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है तो उसके साथ सामने वाले पर्सन को MOA और AOA की एक एक कॉपी दे दी जाती है, और ये मान लिया जाता है कि अब इस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसने MOA और AOA दोनों ही पढ़ दिया होगा, उसको इस बात का नॉलेज है, और कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया या गड़बड़ हो गया तो ये कंपनी के ऊपर फिर जो है उठा के केस नहीं डाल डाल सकते। दे सर, नहीं डाल पाएगा। ये एक हाँ तरह सर, की प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन कंपनी को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? आउट कंपनी का आउटसाइडर्स के अगेंस्ट। आउटसाइडर का अगेंस्ट, कि कल को कोई भी आउटसाइडर आके कोई भी बात पे कंपनी के ऊपर केस ना नहीं डाल नहीं कर सकते। सकता। तो ये माना जाता है कि आउटसाइडर अगर कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो उसको नॉलेज है कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा था, उसने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा हुआ था, तो गड़बड़ होने पे कंपनी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ? यस सर, अच्छे से है कि आधी अधूरी है ये भी बता दो। अच्छे से। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्लियर है, अल्ट्रा वायर्स क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब अगला रोल आता है, जो रूल आता है उसको हम इंडोर मैनेजमेंट का रूल ये बोलते हैं। ये क्या होता है? बेसिकली कंस्ट्रक्टिव नोटिस को अपोज करता है, ये एक्चुअल में प्रोटेक्शन है, हाँ, ठीक है, ये प्रोटेक्शन आउटसाइडर को है अगेंस्ट। अगेंस्ट कंपनी। अब ये क्या बोलता है इंडोर मैनेजमेंट का रूल कि भाई चलो ठीक है, कंपनी है, उसने जब एक आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने ठीक है MOA की भी कॉपी दे दी, AOA की कॉपी भी दे दी, और ये मान लिया कि ये जो बाहरी व्यक्ति आउटसाइडर है इसको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन अगर कल को कंपनी के अंदर ही इंटरनली ही कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है या कोई फ्रॉड हो रहा है तो क्या इसके लिए आउटसाइडर जिम्मेदार है? नहीं सर, गलती है। नहीं सर। सर कंपनी की गलती है क्योंकि उसके इंटरनल मैनेजमेंट में। जैसे इसमें केस है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस करकंड का केस है। ये एक बैंक था जिसके आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ था, रॉयल ब्रिटिश बैंक के आर्टिकल में ये लिखा था कि अगर कभी भी बॉन्ड बेचने हो, क्या बेचने हो, बॉन्ड, तो शेयर होल्डर परमिशन से ही बेचोगे। किसके अप्रूवल से? शेयर होल्डर। अप्रूवल से। अब टर्कन नाम के पर्सन ने बॉन्ड खरीदा। किसने बॉन्ड खरीदा? टर्कन ने। तो इसने क्या सोचा होगा कि ये जो बॉन्ड उसको मिले शेयर होल्डर की परमिशन से मिले होंगे, यस हाँ। सर। पर कंपनी ने बदमाशी कर दी थी, कंपनी के डायरेक्टरों ने, दे डिड नॉट टुक शेयर होल्डर अप्रूवल। तो गलती किसकी? कंपनी की। कंपनी की। शेयर होल्डर है वो बोल रहे हैं कि इस अलॉटमेंट को कैंसिल किया जाए क्योंकि हमारी तो कोई गलती थी नहीं, मतलब हमसे परमिशन नहीं दी गई थी। तो कोर्ट ने ये बोला आउटसाइडर भी अब इसमें क्या करे, उसकी भी कोई गलती नहीं थी, जो परेशानी आपके कंपनी में इंटरनली है तो भुगतना आपको पड़ेगा, आउटसाइडर इस पर कुछ नहीं करेगा। बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर। अच्छे से जी है? सर। तो भाई हाँ। आउटसाइडर मेमोरेंडम आर्टिकल को देख के एक नॉलेज दे सकता है, पर कंपनी की अगर कोई गड़बड़ हो रही है अंदर तो उसके लिए आउटसाइडर क्या करे, उसके लिए कौन दोषी है? कंपनी। कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आया ये बताओ? आ गया सर। आ गया? कोई तकलीफ नहीं। नहीं? आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर। इंडोर मैनेजमेंट के कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन मतलब केसेस वेयर आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। कंपनी,
गड़बड़ होने पर भी आउटसाइडर जो है कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता। जैसे इंडोर मैनेजमेंट का रूल क्या बोल रहा है कि भाई आउटसाइडर को अगर लग रहा है कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ है तो कंपनी के ऊपर केस डाल सकता है, यही बोल रहा है ना। हाँ सर। और इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां आउटसाइडर केस नहीं डाल पा रहा है, जहां आउटसाइडर को इररेगुलरिटी के बारे में खुद से पता था, पहले से पता था, उसको पता है कि कंपनी के अंदर क्या गड़बड़ थी, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो किसकी गलती? कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइडर की। जैसे आर्टिकल में लिखा हुआ था कंपनी के डायरेक्टर 1000 पाउंड तक ले सकते हैं, और अगर 1000 पाउंड से ज्यादा देना है तो शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में पूछना पड़ेगा। शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में। अब यहाँ के डायरेक्टरों ने 3500 पाउंड का लोन दे दिया, ठीक है, अपने में से एक डायरेक्टर से, तो क्या ये डायरेक्टर कंपनी के ऊपर केस डाल सकता है? नहीं सर, क्योंकि डायरेक्टर को उस चीज का नॉलेज था। तो बात समझ आई कि नहीं है कि फिर आ repeat? गई। दूसरी बात, जब आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ा ही नहीं है तो कंपनी को आप दोषी ठहरा सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं सर। समझ आई कि नहीं है? आ गई। आ गई। जैसे टी नाम का एक डायरेक्टर था कंपनी में, ठीक है, ये क्या किया, कंपनी को रिप्रेजेंट किया और रामा कॉर्पोरेशन के नाम से के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। अब इसने चेक दे दिया रामा कॉर्पोरेशन से। आर्टिकल में कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि डायरेक्टर को ऐसी कोई पावर दी जाएगी, ठीक है, रामा कॉर्पोरेशन ने ऐसा कोई रूल आर्टिकल में पढ़ा नहीं, तो रामा कॉर्पोरेशन कुछ कर सकती है क्या अभी? नहीं सर। बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। देन अगर सामने वाला पर्सन खुद फ्रॉड हो, धोखाधड़ी कर रहा हो, फोर्जरी कर रहा हो, तो क्या वो कंपनी के ऊपर गलत होने पर आरोप लगा सकता है? जब एक इंसान खुद चोर हो तो दूसरों को चोर बोल सकता है क्या? नहीं। आपको बात समझ आई कि नहीं है? आ गई। देन नेग्लिजेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेग्लिजेंस। कई बार अगर आपसे जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा उन्हीं की लापरवाही है तो फिर वो सामने वाली कंपनी पर केस नहीं डाल सकते। जैसे एक कंपनी है जिसमें एक अकेला डायरेक्टर था और वही शेयर होल्डर था, उसने पैसे कंपनी के अकाउंट में ना जमा करा के अपने अकाउंट में करवा दिए। किसमें करवा दिए? अपने अकाउंट पर्सनल अकाउंट में। कंपनी के नाम पे थे और इसने वो सारे चेक किसके नाम पे करवा दिए? अपने अकाउंट में जमा करा दिए। अब बैंक ने कोई जांच पड़ताल नहीं करी थी तो बैंक की नेग्लिजेंस है कि नहीं? हाँ सर। तो कल को बैंक सामने वाले पर्सन को गलत बोल सकती है क्या? नहीं सर, क्योंकि बैंक की नेग्लिजेंस थी, वो बैंक को चेक करना था। समझ आई कि आधी अधूरी समझ आई? आ गई सर। कोई डाउट? नहीं सर। एकदम क्लैरिटी है कि नहीं है? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद कौन सा पॉइंट अपने को करना चाहिए? ये हमको नहीं करना चाहिए, हो गया। बनेगा आपसे ये? यस सर। आपका तीसरा रूल भी खत्म हो गया। कौन सा? इंडोर मैनेजमेंट का। कौन कौन से हाँ रूल सर। बता रही है आपको? अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर, कंस्ट्रक्टिव इंडोर इंडोर मैनेजमेंट। एकदम अच्छे से अभी पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हाँ सर। देन उसके बाद अगला रूल जो होता है वो अल्टर ईगो कह जाता है। क्या कह जाता है? ऑल्टर ईगो। अल्टर ईगो मतलब डिफरेंट पर्सनालिटी होता है। हमें ये बात याद रखनी है कि जब हम किसी कंपनी से जुड़ते हैं और कोई हम काम करते हैं तो भले वो काम कंपनी के नाम पे क्यों ना हो रहा हो, पर हम अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकते। कल को अगर कंपनी में कुछ गलत हो गया तो जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। जैसे क्या हुआ, वेदिका ज्यादा लॉ पढ़ दी। अब ज्यादा लॉ पढ़ने के बाद वो एबीसी कंपनी नाम से एक कंपनी में डायरेक्टर बनी। इस कंपनी के नाम से इसने बहुत सारे लोगों से मनी दिया और पैसे खा गई। ठीक, अब जब इंक्वायरी हुई तो ये बोलती है कॉन्ट्रैक्ट मेरा थोड़ी ना था, एबीसी लिमिटेड का है। तो पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं वेदिका को, ये बताओ? हाँ सर। मिलेगी सर। यहाँ पे कंपनी की पर्सनालिटी को हटाकर ये देखा जाएगा कि गलत कौन है, तो यहाँ पे गलत वेदिका थी तो उसको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। लायबल। मेरी बात ध्यान रहेगी, भूलोगे तो नहीं। इसको आप एक और नहीं सर। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। हाँ, सर। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। कोई तकलीफ है कि समझ आ गया? आगे सर। आ गया। एमओए एओए के डिफरेंस पे जरा आ जाइए। अब क्या क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस मीनिंग का हो गया। एक जो है वो चार्टर है कंपनी का और दूसरा जो है रूल एंड रेगुलेशन बनाता है। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। दूसरा बात करते हैं ऑल्टरेशन की। मेमोरेंडम के क्लॉजेस को ऑल्टर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आर्टिकल के क्लॉजेस आर्टिकल इजीली ऑल्टर हो जाते हैं। कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ,
मेमोरेंडम के क्लॉजेस को कई बार ऑल्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, लेकिन आर्टिकल के जो रूल्स है उसको बदलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके बदल सकते हो। कोई तकलीफ? नहीं सर। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है। हाँ सर। नेचर, सुपीरियर कौन है? एमओए सबऑर्डिनेट है एओए। ये बताना पड़ेगा, समझ आ गया। समझ आ गया। पर्पस, मेमोरेंडम कंपनी का आउटसाइडर से रिलेशन बनाता है और आर्टिकल इंटरनल रिलेशन को गवर्न करता है। कोई तकलीफ? इंटरनल रिलेशन। नहीं सर। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। अब बात करते हैं अल्ट्रा वायर्स की। अगर कोई काम मेमोरेंडम से अल्ट्रा वायर्स है तो वो वाइड है, सही बात है। हाँ सर। और अगर आर्टिकल से अल्ट्रा वायर्स है, रूल के बाहर की कोई बात है तो उसको आप रेटिफाई कर सकते हो, मतलब कंफर्म कर सकते हो। ध्यान रहेगी बात? हाँ सर। कोई तकलीफ इसमें? नहीं सर। लीगल इफेक्ट कल बताऊंगा, ठीक है, आज नहीं बताऊंगा। ठीक? सर हाँ बेटा, बोलो बोलो, आगे सर, क्या समझ आया? आगे डिफरेंस। आ गया समझ में? हाँ ये ना लीगल इफेक्ट कल बताऊंगा, आज बहुत सारा बता दिया हूँ, इसको ना ग्रास्प कर देना, पढ़ देना, ठीक है। हाँ सर। यस सर। कल सुबह हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, इसमें किसमें? कंपनी लॉ में। कंपनी। और फिर शाम को उसके क्वेश्चन बनाएंगे, आज बनाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ यस सर। सर। काफी है। बाय बाय सर। बाय सर।